नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा अकेडमी यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले ये बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और तो हम अपनी जो क्लास है आज की, इसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ज्योग्राफी पढ़ रही थी हम, जिसमें हम नदियों के विषय में बात कर रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि जो नदियों वाला टॉपिक है इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो एक साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे करके कई भागों में बांटकर इस टॉपिक को पढ़ना होता है, जिसमें हम अभी तक गंगा और सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज ये जो टॉपिक है, अब इसमें हमारी अगली जो क्लास है ये रहने वाली है आज, जिसमें हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यानी आज हमें किस नदी के विषय में पढ़ना है, तब हमारा जवाब रहेगा ब्रह्मपुत्र। आज हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। वैसे अगर मैं इसके बारे में पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं, जितनी भी नदियां हैं हिंदी के अंदर हम सभी को रखते हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी जो पुल्लिंग में आती है ब्रह्मपुत्र, अर्थात ब्रह्मा जी का पुत्र। अब इसके बाद जितनी भी नदियां हैं वे सभी रखी जाती है स्त्रीलिंग में, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सभी नदियाँ। तो आज हमें ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में पढ़ना है, तो आइए समझते हैं इसे, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होगी इंडिया के मैप की। तो थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ जल्दी से, आप अच्छे तरीके से बना लेना अपने नोट्सों में। तो देखिए, देखो ये मैंने जल्दी से बना लिया। ये हमारा इंडिया है, ये मैप है इंडिया का, यानी भारत। तो देखो हमें पढ़ना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इधर ये इंडिया और इसके इधर बराबर में पड़ता है तिब्बत, या चाइना कह दो, बात एक ही है, तिब्बत। और इधर ये पड़ता है इधर सिक्किम, ये हमारा राज्य है सिक्किम। और ये पड़ता है इधर भूटान, भूटान। इधर हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये जो तिब्बत है, जिस पर वर्तमान में चाइना का अधिकार है, इस तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के निकट, कैलाश पर्वत के निकट, कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट यहाँ पे पड़ती है एक झील, जिसे कहते हैं मानसरोवर, मानसरोवर। अब तिब्बत की ये जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के पूर्वी भाग से एक नदी निकलती है, एक नदी का उद्गम होता है। और इस नदी का जो उद्गम है ये यहाँ पे मानसरोवर झील के पूर्वी भाग में स्थित एक ग्लेशियर से होता है। और ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चीम यूम दुंग, चीम यूम दुंग। ये ग्लेशियर कौन सा है, चीम यूंग दुंग, हंसने वाली बात नहीं है। इस ग्लेशियर का नाम है चीम यूम दुंग। चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं, चिंग चांग चोंग, टिंग टांग टोंग। तो ये जो ग्लेशियर है चिम यूंग दुंग, इस ग्लेशियर से, इसके पूर्वी भाग से, पूर्वी हिस्से से एक नदी निकलती है। और ये नदी इस प्रकार बहती हुई आगे बढ़ती है, इस प्रकार ये नदी बहती हुई आगे बढ़ती है। ये जो नदी है, अगर हम इस नदी की बात करें तो तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है सांगपू। तिब्बत में, तिब्बती भाषा में इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपू। वैसे सांगपू का हिंदी में अर्थ होता है पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली, या शोधक भी कह सकते हैं। तो तिब्बत में इस नदी को कहते हैं सांगपू। अब ये जो सांगपू नदी है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, या फिर ऐसे कहते हो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपू कहते हैं। अब ये नदी मानसरोवर से निकलने के बाद जब ये इधर पूरी पूर्व की ओर बहती हुई जाती है, तो इधर भारत के सबसे पूर्वी भाग में जाकर ये यहाँ से एक पर्वतमाला है। और ये जो पर्वतमाला इस प्रकार से, इस पर्वतमाला को कहा जाता है नामचा बरवा, नामचा
बरवा, जो कि हिमालय का ही एक भाग है। हिमालय का सबसे पूर्वी जो भाग है नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला या पर्वत। तो ये जो नामचा बरवा पर्वत है जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, इस पर्वत के अंदर एक दर्रा है, क्योंकि ज्योग्राफी में दर्रे का अर्थ होता है पहाड़ों के बीच में या पर्वतों के बीच में आने जाने के जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं, जो प्राकृतिक मार्ग बन जाते हैं, वे दर्रा कहलाते हैं। तो उस नामचा बरवा के अंदर एक दर्रा स्थित है। इस दर्रे को कहा जाता है यांग याप। ये दर्रा कौन सा है? यांग याप। तो ये जो यांग याप दर्रा है जो कि नामचा बरवा पर्वत के मध्य में स्थित है, तो ये नामचा बरवा से टकराने के बाद ये जो नदी है ये इस यांग याप दर्रे से होकर ये प्रवेश करती है इधर भारत में। यानी अगर हम बात कर लें कि ये जो नदी है जिसे हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से, और ये नदी तिब्बत में बहती है सांगपो के नाम से, ये नदी भारत के पूर्वी भाग में नामचा पर्वत से टकराकर और यांग याप दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। या फिर ऐसे कह देते हैं कि ये नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है, तब हमारा जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश से होकर। अब इसके बाद जैसे ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सांगपो न कहकर अब अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहा जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तब जवाब रहेगा इसे कहा जाता है अरुणाचल में दिहांग। और अरुणाचल में ही इसकी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती हैं, जिनमें एक नदी का नाम है लोहित, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित, और एक नदी है दिवांग। तो ब्रह्मपुत्र की दो सहायक नदियाँ लोहित और दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश में आके मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में या दिहांग नदी में। अब इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, अरुणाचल के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो फिर आता है असम। जैसे ही नदी असम राज्य में आएगी, जैसे ही नदी असम में प्रवेश करती है, असम राज्य में आकर अब इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। अब इस नदी को क्या कहते हैं असम राज्य में, तो असम में कहा जाता है इसे ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तो होता है सांगपो के नाम से, या तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तो सांगपो कहते हैं। इसके बाद ये भारत में अरुणाचल से होकर आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ता है, तब अब जवाब रहेगा हमारा असम राज्य में। अब जैसे ही ये नदी असम राज्य में आएगी, असम राज्य में इस नदी पर एक प्रसिद्ध द्वीप स्थित है, और ये जो द्वीप है यानी ये एक द्वीप बनाती है असम राज्य में, और ये जो द्वीप है अगर हम इस द्वीप की बात करें, इस द्वीप का नाम है माजुली। इस द्वीप का नाम क्या है, माजुली। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये द्वीप है माजुली। और जो माजुली द्वीप है ये द्वीप किस राज्य में पड़ता है, असम राज्य में। और ये कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है या नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। लेकिन अगर हम ऐसे कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, तब हमारा आंसर होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा तो द्वीप है ग्रीनलैंड, जिस पर अधिकार है डेनमार्क का। लेकिन ये समुद्र में स्थित है, समुद्र में पड़ता है, अर्थात ये नदी नहीं बनाती है। तो नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप होगा हमारा माजुली द्वीप, जो कि पड़ता है असम राज्य में। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो असम के कुछ स्थान हैं, कुछ नगर वगैरह हैं जो ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित हैं। जैसे एक नगर है असम का गुवाहाटी। असम का गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और एक नगर है असम का डिब्रूगढ़। यानी असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ नामक जो नगर हैं ये किस नदी के किनारे हैं, तब हमारा जवाब रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। अब इसके बाद असम के बाद ये जो नदी है ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। अब जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इधर से एक नदी आकर इससे मिलती है, जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है
पद्मा, जिस नदी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, और बांग्लादेश में पद्मा किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा, और ये जाकर मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। अब जैसे ही ये दोनों मिलेगी, इधर पद्मा और इधर ये जमुना, अब यहाँ से जब ये एक शाखा के रूप में आगे बढ़ेंगी बंगाल की खाड़ी की तरफ, तब इनकी जो संयुक्त धारा है इसे कहा जाता है मेघना। तब इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। और इसी मेघना से आकर एक और इसकी एक सहायक नदी आकर मिल जाती है, और मेघना की जो सहायक नदी है इसे कहा जाता है बराक। यानी बांग्लादेश में मेघना से मिलने वाली जो सहायक नदी है वो क्या कहलाती है, बराक कहलाती है। और ये मेघना के रूप में जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। मेघना के रूप में ये जो नदी है अब ये जाकर गिरेगी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। यानी अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत की मानसरोवर झील से, और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर जाकर गिरती है, इसका मुहाना कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई ये तो है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तब हमारा आंसर होगा 2900 किलोमीटर। लेकिन ध्यान में रहे ये जो 2900 किलोमीटर है ये कुल तीनों देशों में है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहती है तिब्बत, तिब्बत के बाद आती है भारत, और भारत के बाद जाती है ये बांग्लादेश। तो इन तीन देशों से होकर बहती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें भारत में इसकी जो कुल लंबाई है ये कितनी है, तब हमारा जवाब रहेगा 1346 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भारत में कुल कितने किलोमीटर बहती है, तो 1346 किलोमीटर। वैसे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम आगे बात करें तो इधर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में, ये जिस स्थान से होकर प्रवेश करती है, एंटर करती है, इस स्थान को कहा जाता है सदिया। इस स्थान को क्या कहते हैं, सदिया। और यहाँ से वह स्थान जहाँ से बांग्लादेश में पहुँच जाती है, इस स्थान को कहते हैं धुबरी। इस स्थान को क्या कहते हैं, धुबरी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है सदिया नामक स्थान से, और भारत से बांग्लादेश में चली जाती है धुबरी नामक स्थान से। और ये जो दोनों स्थान हैं, यानी सदिया टू धुबरी, सदिया टू धुबरी, ये जो दोनों स्थान हैं यानी सदिया से लेकर धुबरी तक, इसे भारत सरकार ने घोषित किया है अपना दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग। यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग, दूसरा सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो ये जल मार्ग है सदिया से लेकर धुबरी तक, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, और इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो जलमार्ग है भारत का वो इधर है गंगा नदी में। इधर इलाहाबाद से लेकर और कोलकाता के हल्दिया तक ये भारत का लगभग 1600 किलोमीटर। तो इधर गंगा नदी में ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है गंगा नदी में, कोलकाता इलाहाबाद से लेकर कोलकाता के हल्दिया तक, और दूसरा सबसे बड़ा ये है सदिया से धुबरी। अब इसके बाद अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में कुछ आगे और बात करते हैं, तो अब बात आती है इसकी सहायक नदियों की। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात कर लें, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ अगर हम इनकी बात करें, तो सबसे पहले इसकी जो सहायक नदियाँ हैं प्रमुख, उनमें सबसे प्रमुख नदी है लोहित। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है मानस। तीसरी सबसे इसकी सहायक महत्वपूर्ण नदी है तीस्ता। इसके बाद इसकी एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसे कहते हैं संकोच नहीं है, संकोच। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। तो ये बताइए यहाँ तक कोई संकोच, कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर इसके बारे में आगे जाने, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है लोहित,
इस लोहित नदी पर बनाया गया भारत का लोहित नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इस लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल निर्मित हुआ है और इस नदी पुल का नाम रखा गया है भूपेन हजारिका। यानी भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका। और ये किस नदी पर है? लोहित नदी पर। लोहित किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ये जो भूपेन हजारिका पुल है, इसकी लंबाई है कुल 9.15 किलोमीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर लंबा है भूपेन हजारिका। और ये दोनों राज्यों में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। तो ये बताइए यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई डाउट? तो अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बोले। तो मुझे ये लगता है कि मैंने अच्छे से बताया है, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। तो ऐसा करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ किसी दूसरी नदी के बारे में। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। और जिन लोगों ने अभी इसे लाइक नहीं किया है क्लास को, जल्दी से लाइक करो, शेयर कर दो। आगे और भी नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से शेयर लाइक करो इसे। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब इसे हटाता हूँ और आगे चलता हूँ। तो अच्छे से कंप्लीट करिए नदियों को, क्योंकि नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं तो पूरी संभावना रहती है नदियों से प्रश्न पूछे जाने की। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है नदियों को, और इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा लीजिए। टॉपिक अपने जल्दी से कंप्लीट करिए। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात की ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। अब आगे बात करते हैं, और अब हम पढ़ लेते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी, जिसमें हम बात करते हैं नर्मदा नदी के विषय में। नर्मदा और ताप्ती, इन दो नदियों के बारे में अब पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करें, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी दक्षिण भारत की मैप की। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग की हमें आवश्यकता होगी केवल। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में। तो नर्मदा, सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा की। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो इधर मध्य प्रदेश में एक पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों को कहा जाता है अमरकंटक। तो एमपी में जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, इन अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और ये नदी इस प्रकार बहते हुए यहाँ से निकलने के बाद, और ये गुजरात में ये गुजरात, और इसके जस्ट इधर पड़ता है राजस्थान, इधर ये पड़ता है महाराष्ट्र, और ये एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो ये जो नदी है नर्मदा, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये गुजरात में भड़ौच नामक स्थान के निकट, गुजरात में भड़ौच नामक स्थान के निकट, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी ये जो गुजरात का ये वाला जो भाग है, इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये कहलाता है खंबात की खाड़ी। तो अगर हम बात करें नर्मदा की, नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से। नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी किसका भाग है? तो ये अरब सागर का ये एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आकर ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। अब अगर हम नर्मदा नदी की बात करें, तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी हमारे दक्षिण भारत की, नर्मदा नदी
हमारे दक्षिण भारत की, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों में आती है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्वतमाला इस प्रकार से, और ये जो पर्वतमाला है इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल। ये पर्वतमाला कौन सी है? इसे कहा जाता है विंध्याचल। तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये क्या करती है, इससे ऊपर वाला जो भारत है इसे कहा जाता है उत्तर भारत, और इसके नीचे वाला जो भारत है इसे कहा जाता है दक्षिण भारत। यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सी पर्वतमाला करती है? तो ये करती है विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल के दक्षिणी भाग में अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है नर्मदा नामक नदी। अगर हम नर्मदा की बात करें तो ये दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी अगर हम प्रश्न पूछ लें कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तब हमारा जवाब रहेगा नर्मदा। सर क्यों है? क्योंकि इसकी जो लंबाई है नर्मदा की कुल, ये है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1312 किलोमीटर। अब अगर हम नर्मदा के विषय में आगे बात करें तो नर्मदा नदी पर इधर मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर, यहाँ पे 2 प्रमुख झरने हैं या प्रमुख जलप्रपात हैं, जिनमें से एक जलप्रपात का नाम है धुआंधार। धुआंधार और ये पड़ता है जबलपुर में, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार झरना स्थित है या जलप्रपात स्थित है, जिसका एक अन्य नाम है, इसे कहा जाता है कपिल धारा जलप्रपात। तो या तो इसे धुआंधार जलप्रपात कह दें या फिर कह दें इसे कपिल धारा जलप्रपात। तो ये दोनों, ये एक ही जलप्रपात है और ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के नगर जबलपुर में। अब जो दूसरा जलप्रपात है इसे कहा जाता है पुनासा, यानी धुआंधार और पुनासा झरना, पुनासा जलप्रपात। ये दोनों ही किस नदी पर हैं? तो ये दोनों ही नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब ये जो नर्मदा नदी है इसका जो अधिकांश भाग है ये मध्य प्रदेश और इधर गुजरात में बहता है। वैसे नर्मदा नदी से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या है 4, लेकिन नर्मदा नदी बहती किन राज्यों में सर्वाधिक? तो मध्य प्रदेश और गुजरात में। अब जो गुजरात है, गुजरात में एक स्थान पड़ता है और इस स्थान का नाम है नवागांव। तो गुजरात का जो नवागांव नामक स्थान है, इस नवागांव नामक स्थान पर यहाँ पे बनाया गया है इस पर एक बांध, और ये जो बांध बनाया गया है इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो ये जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि भारत का कंक्रीट से निर्मित सबसे ऊंचा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा जो बांध है भारत का, ये है सरदार सरोवर बांध, क्योंकि इस बांध की जो ऊंचाई है ये है 182 मीटर। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कंक्रीट से निर्मित है। अब अगर हम इस बांध की बात करें, सरदार सरोवर बांध की बात करें, पूरे विश्व में ये कंक्रीट से निर्मित दूसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है कंक्रीट से निर्मित ये है ग्रांड कूली बांध। ग्रांड कूली बांध, और ये स्थित है अमेरिका के अंदर, यूएसए में पड़ता है ग्रांड कूली बांध। ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है कंक्रीट से निर्मित। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। अब होता क्या है कि जब भी किसी नदी पर बांध वगैरह बनाया जाता है, अब बांध से क्या होगा कि नदी का जो जल है उसे रोका जाएगा। अब नदी का जल रोक लिया गया, पानी रोक लिया गया, तो वो जो पानी है अब उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लो सिंचाई में नहरें निकाली जाएंगी वहाँ से, या फिर वहाँ पे विद्युत बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी और उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये जो बांध है सरदार सरोवर बांध, यहाँ पे क्या किया गया है? जल को रोककर एक तो इसका जो नर्मदा नदी का जो पानी है, एक तो बिजली निर्माण करने में इसका उपयोग किया गया, दूसरा यहाँ से नहरें निकाली गई राज्यों के लिए और वहाँ पर इसका पानी पहुँचाया गया। तो अगर हम बात करें इस सरदार सरोवर परियोजना की या सरदार सरोवर बांध की, तो ये जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें हमारे 4 राज्य हैं
सबसे पहले इधर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारा चौथा राज्य गुजरात। यानी सरदार सरोवर परियोजना किन 4 राज्यों की परियोजना है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की। और इसी स्थान से एक नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए, और इस नहर को नाम दिया गया है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर यानी नर्मदा नदी से राजस्थान में सिंचाई हेतु कौन सी नहर निकाली गई? तो इस नहर का नाम है नर्मदा नहर। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के विषय में, तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है तवा नदी का, तवा। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है हिरना। इसके बाद एक नाम आता है वर्नेर। तो तवा, हिरना, वर्नेर ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। वैसे नर्मदा नदी को गुजरात की कहा जाता है जीवन रेखा, क्योंकि सर्वाधिक जो पानी का यूज है नर्मदा का वो गुजरात करता है। इस वजह से गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। इसके अलावा नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी यूज करता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा और गुजरात की जीवन रेखा, ये किस नदी को कहते हैं? आंसर होगा नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। वैसे नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा मतलब ये होता है कि जब कोई नदी अपने साथ जो भी बहाकर लाती है और ये उसे अपने मुहाने पर छोड़कर इधर उधर से समुद्र में जाकर गिरती है, तो उस आकृति को हम कहते हैं डेल्टा। लेकिन ये क्या करती है नर्मदा, ये यहाँ से बहती हुई आएगी। एक तो ये नदी, इसकी विशेषता ये है क्योंकि ये पहाड़ों में नहीं बहती, क्योंकि ये मध्य भारत से होकर बहती है और ये कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो ये अपने साथ अवसाद लेकर नहीं आती है। और ये भारत की सर्वाधिक सीधी रेखा में बहने वाली नदी भी है। यानी भारत की सर्वाधिक सीधी रेखा में बहने वाली नदी बताइए, तब भी हमारा जवाब रहेगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी क्या करती है? सीधी रेखा में बहती है, तो ये बिना डेल्टा बनाए हुए सीधा समुद्र में जाके गिरती है। और जब कोई नदी बिना डेल्टा बनाए सीधा समुद्र में जाके गिरती है तो उसका जो मुहाना है उसे कहते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख का अर्थ होता है ऐश्वरी। ऐश्वरी यानी हम ये कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती ये ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं और इनके मुहाने को कहा जाता है ऐश्वरी, या फिर इसे कहते हैं ज्वार नदमुख। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला और इधर इसके दक्षिण में एक पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला को कहते हैं सतपुड़ा। इस पर्वतमाला को क्या कहते हैं? सतपुड़ा। यानी नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमालाओं के मध्य में बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा। जब कोई नदी 2 पहाड़ों के बीच से होकर बहती है, 2 पहाड़ों के बीच में बहती है, तो ऐसी नदी का जो मार्ग होता है इसे कहा जाता है भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी। तो अगर प्रश्न पूछ लें कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर या भ्रंश द्रोणी से होकर या रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो तब हमारा जवाब रहेगा नर्मदा नदी। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया नर्मदा नदी के विषय में। तो सब अब कमेंट करके बताइए कि नर्मदा के बारे में आपको कैसा समझ में आया। तो जल्दी से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और मुझे कमेंट में ये बताओ कि ये कैसा समझ में आया। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे हटाने वाला हूँ और आगे बात करते हैं फिर हम ताप्ती नदी के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए
देखिए, तो अभी तक हमने ब्रह्मपुत्र और नर्मदा इन दो नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हमें जो आज की क्लास में बात करनी है वो पढ़ लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। देखिए, तो अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो जो ताप्ती नदी है इसका भी जो मार्ग है, जो अफवाह तंत्र है, वो नर्मदा नदी की भांति ही है। इधर एमपी में एक स्थान पड़ता है, एक पहाड़ियाँ हैं, और ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें कहा जाता है मुल्ताई की पहाड़ियाँ, मुल्ताई पहाड़ियाँ। और ये जो मुल्ताई पहाड़ियाँ हैं ये पड़ती हैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में। मध्य प्रदेश में जो ज़िला है बैतूल, एमपी का जो ज़िला है बैतूल, इस बैतूल ज़िले में जो मुल्ताई पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, एक नदी का उद्गम होता है, और ये नदी इस प्रकार बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए जो ताप्ती नदी है ये भी जाकर गिरती है इधर खंबात की खाड़ी में, खंबात खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। अब जो नर्मदा ताप्ती नदी है अगर हम इसकी बात करें तो नर्मदा की भांति ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी जो ताप्ती नदी है ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। और इसका जो मुहाना है, नर्मदा का जो ताप्ती का जो मुहाना है, इसे भी नर्मदा की भांति कहते हैं ऐश्वरी, ऐश्वरी या ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। वैसे अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी नर्मदा के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की जो अरब सागर में जाके गिरती है, तो इस नदी का नाम है ताप्ती। क्योंकि जो ताप्ती नदी है इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। अब जो ताप्ती नदी है इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इधर ताप्ती नदी का जो मुहाना है खंबात की खाड़ी में, ये पड़ता है सूरत के निकट, यानी गुजरात का जो सूरत नगर है इसके आसपास ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जबकि जो नर्मदा नदी थी ये गुजरात के बड़ौच के निकट जाकर गिरती थी खंबात की खाड़ी में। वैसे जो ताप्ती नदी है इसका जो जल है इसका भी काफ़ी उपयोग किया जाता है सिंचाई हेतु और विद्युत निर्माण के लिए। तो गुजरात राज्य में इस पर दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, दो प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक परियोजना का नाम है उकाई। उकाई यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि जो उकाई परियोजना है, ये उकाई परियोजना गुजरात राज्य में किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है ताप्ती नदी पर। और जो दूसरी परियोजना है इसे कहा जाता है काकरापारा। उकाई और काकरापारा नदी घाटी परियोजनाएं ये किस नदी पर स्थित हैं, तब हमारा जवाब रहेगा ताप्ती नदी पर। तो यहाँ तक हमने बातचीत की ताप्ती नदी के बारे में, और इससे पहले हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, नर्मदा के बारे में। तो आज की क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण नदियाँ कंप्लीट की, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती। तो अभी तक हमने कुल नदियाँ पढ़ ली 5। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, गंगा की। उसके बाद हमने बात की थी सिंधु की और उसकी सभी सहायक नदियों की। इसके बाद आज हमने ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती इन नदियों के बारे में पढ़ लिया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से आपको नदियाँ समझ में आ रही होंगी और बेहतर तरीके से आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, जो आप भविष्य के एग्जामों में आपकी जो सफलता है उसे सुनिश्चित करेंगे, उसे निश्चित कर देंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं तक रहेगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें और घर से ना निकलें। तो जब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।